नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया, 14 बैंक्स का जब नेशनलाइजेशन किया, तो नेशनलाइजेशन जब कर रहे थे तो उन बैंक्स के जो उस समय के मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, उनकी रिएक्शन थी कि बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि दे आर एफिशिएंटली वर्किंग, दे वेर एफिशिएंटली वर्किंग। उनका आर्गुमेंट ये था कि जब बैंक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो बैंक का राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेजर जो बैंक थे और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, कौन था? जो मालिक हुआ करते थे उन बैंक्स के, वही मैनेजिंग डायरेक्टर्स हुआ करते थे, और उनका ये कहना था कि कोई नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये ऑपरेट कैसे कर रहे थे, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक थे, काफी फायदे में चल रहे हैं, लेकिन करते क्या थे ये बैंक? मेजॉरिटी ऑफ द मनी को लैंड करते थे या तो उन इंडस्ट्रियल फर्म्स को जो उनके द्वारा मैनेज होती थी, मतलब जो बैंकर्स होते थे उन्हीं की जो दूसरी फर्म्स होती थी, या तो वो उनको लोन दिया करते थे या पर्सनल लोन दिया करते थे इन्हीं लोगों को। तो इसका मतलब क्या था कि जो आइडिया था कि जो बैंक को ऑपरेट करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, वो सफर कर रहा था। और हम क्या कर रहे थे? हम 1950 में जैसे ही हम रिपब्लिक बन रहे थे तो हम क्या प्रॉमिस कर रहे थे? बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रहे थे कि हम सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करेंगे, कि समाज में व्याप्त जो भी सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं उन सामाजिक आर्थिक विषमताओं को हम कमतर करेंगे। ये था। अब उस समय जो 3 सेक्रेटरीज हुआ करते थे, पहला एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मिसेस इंदिरा गांधी था, दूसरा जो आरबीआई का जो सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वहां था, और तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी था, उसका आइडिया था। और वो आइडिया क्या था कि नेशनलाइजेशन क्या होगा, उस नेशनलाइजेशन को वो एक वर्ड देता है, उस वर्ड को आप लोगों को समझना चाहिए। और विशेष रूप से आप देखें कि मोरारजी देसाई जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि बैंक्स पर अभी तक जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसका है? या तो इंडस्ट्रियलिस्ट का है या जो बैंकर्स रन कर रहे हैं बैंक्स को, उनका है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो लोन किसको दे रहे थे? मेजर कैपिटल वो लैंड कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक उसी की दूसरी फर्म है उस इंडस्ट्रियलिस्ट को। और दूसरी चीज ये थी उसके साथ साथ कि वो उनके लिए पर्सनल लोन दे रहे थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कहाँ जा रहा था? मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जा रहा था कि कैपिटल कंसंट्रेट हो रही थी कुछ लोगों के पास। जैसे अभी भी जो प्राइवेटाइजेशन के बाद 1991 के बाद जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ, और आप लोगों के पास सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, और वो सर्वे की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 1% लोगों के पास 73% ऑफ द कैपिटल है। तो कैपिटल प्राइवेटाइजेशन के साथ किस तरीके से कंसंट्रेट कर रही है कि 1% लोग जो है 73% ऑफ वेल्थ को पकड़े हुए हैं, और बाकी 99% ऑफ द पॉपुलेशन के पास तकरीबन 27% ऑफ द वेल्थ है। तो इससे परेशानी क्या हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो जीवन को जीने के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जितना धन होना चाहिए वो भी धन नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न मैन की तरह जो लाइफ है उस लाइफ को जीते चले जा रहे हैं। तो उन लोगों का जो सचिव थे, इनका ये कहना था कि बैंक्स का सोशल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब जो बैंक्स हैं उन बैंक्स पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। तो जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, उस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को वो कहते हैं सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, कि बैंक्स पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण समाज का होना चाहिए, ना कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का या उन बैंकर्स का जिन्होंने उन बैंक्स को स्थापित किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते
जो आइडिया था ये कि सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स, ये था कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट थी कि किस तरीके से भारत का जो संविधान है वो संविधान भारत में जो व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं उन सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। और किस तरीके से जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन है वो नेशनलाइजेशन आगे बढ़ा। अब बहुत सारी फर्म्स हैं, जैसे आप लोगों को पता है जो आज महाराजा की श्रेणी में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, टाटा एयरलाइंस शुरू हुआ, टाटा एयरलाइंस, और इंडिया गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया और एयर इंडिया बनाया। और आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया के पास आज भी 52,000 करोड़ रुपया से अधिक के एसेट्स हैं। 52,000 करोड़ रुपया से अधिक के एसेट्स अभी भी हैं, जो 2019 में उसके जो रिकॉर्डिंग एसेट्स हैं वो है। अब एक समय यह है कि जो प्राइवेट वेंचर्स हैं उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनलाइजेशन कर रही है, या कहें कि हर एक उस सेक्टर का सोशल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सोशल कंट्रोल के हर एक चीज पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। अब यदि नेशनलाइजेशन को देखें कि नेशनलाइजेशन क्या है, तो नेशनलाइजेशन जो है वो ऑनरशिप राइट्स है। ऑनरशिप राइट्स किसके ऑनरशिप राइट्स है? गवर्नमेंट के ऑनरशिप राइट्स किसके पास होते हैं? अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में पब्लिक के पास होते हैं। दूसरी तरफ यदि प्राइवेटाइजेशन को देखें तो वहां ऑनरशिप राइट जो है वो किसके पास है? वो एक व्यक्ति के पास है, जो व्यक्ति उसको रन कर रहा है। और वहां जो प्रॉफिट होता है वो किसमें बंटता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके लिए वो बंटता है। और आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो कैपिटलिस्ट क्लास किस तरह से डेवलप हुई, कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीपति वर्ग किस तरह से विकसित हुआ कि एक ने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद यदि किसी मजदूर की जो सैलरी है, सैलरी कहिए या प्रतिदिन की उसकी जो मजदूरी है वो कहिए, यदि वो 500 रुपीज है एक्चुअल, और वो जिसने पैसा लगाया वो बार्गेन करता है, डिमांड एंड सप्लाई जो होती है लेबर की उस तरीके से, तो वो क्या करता है कि भाई ठीक है 500 बेशक चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें 500 नहीं देने वाला। मैं कितना दूंगा तुम्हें? मैं तुम्हें 150 रुपया दूंगा या 200 रुपया दूंगा। तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। अब क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है और वो क्या होता है, तैयार हो जाता है 150 या 200 रुपए पर काम करने का। जो ये 300 रुपये बचता है तो ये होता है प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट, जिसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू, तो ये सरप्लस वैल्यू क्या होती है? ये कैपिटलिज्म को, जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति वर्ग है, उसको बहुत बड़ा बनाती चली जाती है। और उससे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो वेल्थ पब्लिक से निकलकर कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है। तो ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन है। और प्राइवेटाइजेशन और कुछ नहीं है भारत में, बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ को लेकर जाना है टुवर्ड्स द रूलिंग क्लास, रूलिंग कास्ट, ब्राह्मणवाद। जो ब्राह्मणाइजेशन है वो उसी तरीके से डेवलप होता है। जैसे आप देखिए कि जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था के प्रिंसिपल्स हैं, लगभग प्राइवेटाइजेशन उसी तरीके से ऑपरेट करता हुआ नजर आता है। तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिस को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब दूसरी चीज ये है कि थोड़े से हम जल्दी से कुछ चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो नेशनलाइजेशन है वो कैसे पब्लिक है, कैसे पब्लिक है, और प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से पर्सनलाइजेशन है। जैसे प्राइवेटाइजेशन और कुछ नहीं है बल्कि पर्सनलाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन। और जो नेशनलाइजेशन है वो क्या है? पब्लिक है। अब इसको यदि देखें तो क्या है
कि थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से 1991 के बाद चीजें शुरू हुई, चेंज हुई, बदलना शुरू हुई। कैसे बदलना शुरू हुई चीजें कि 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज ऑफ लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ क्या करती है गवर्नमेंट कि 1995 में गेट्स समझौते पर साइन करती है, जिसको कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। और उसमें एजुकेशन जो पहले सर्विस मानी जाती थी, इसेंशियल सर्विस टू द कम्युनिटी मानी जाती थी, उसको ट्रेडेबल कमोडिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करती है। ट्रेडेबल कमोडिटी, एजुकेशन वाज नो मोर सर्विस देन, कि अब कोई सेवा नहीं है, बल्कि जो एजुकेशन लेगा उस एजुकेशन को हम क्या करेंगे, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे टू द बेनिफिशियरी ऑफ एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने आप को विड्रॉ किया बाय क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस, और उसने क्या किया कि भाई हम जो है लिबरल रिकॉग्निशंस देंगे टू रन द प्रोग्राम्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स ने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट तो फंडिंग देगी नहीं, केवल हमें रिकॉग्निशन दे रही है, तो बदले में क्या करेंगे कि सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, हम थोड़ा सा एक लिबरल एटीट्यूड रखेंगे जब आप अपनी फीस तय करोगे। और जब फीस तय करने की समय आया तो प्राइवेट सेक्टर्स ने जो फीस है वो फीस बहुत हाईएस्ट लेवल पर फिक्स की। जैसे 2000 के आसपास की एक स्टडी हुई, जब हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने की बात हुई, तो एक स्टडी हुई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तीसरी मेरठ यूनिवर्सिटी, इसको लेकर कि यदि एमए के प्रोग्राम को यदि प्राइवेट कर दें तो प्राइवेट सेक्टर में कितनी फीस पड़ेगी। तो उस समय का जो एनालिसिस था वो ये था कि 38,000 से लेकर 42,000 के बीच जो एमए करने की जो फीस है वो फीस बढ़ जाएगी। और ये स्टडीज थी जो एजुकेशनिस्ट लोग थे वो कर रहे थे, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी न्यूज जिसको एआईयू पब्लिश करता है नई दिल्ली से, उसमें ये छपती चली जा रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय 2000 में यदि एमए की फीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या एडेड इंस्टीट्यूशंस में यदि आप देखें तो वो थी तकरीबन 2000 के आसपास, और प्राइवेट होते ही उसकी जो फीस है वो फीस होती चली जा रही है 38,000 से 42,000 के आसपास। हालांकि वो फीस अभी भी नहीं हुई उतनी, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अभी भी इतने हैं कि लोग एमए की तरफ उस प्रोग्राम में चले जाते हैं, और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं तो उनमें वो जरूर हाई फीस पे करते हैं, लेकिन अभी भी उनका बहुत इंटरेस्ट एमए जैसे जो प्रोग्राम्स हैं उन एमए जैसे प्रोग्राम्स को करने में नहीं है। तो अभी नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की यदि फीस को देखें और गवर्नमेंट सेक्टर की फीस को देखें तो एमए जैसे जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स में भी काफी जो अंतर है वो अंतर आना शुरू हो गया है काफी तेजी से। लेकिन एक बार जैसे ही ये जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी या पब्लिक फंडेड जो कॉलेजेस हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म करती चली जा रही है, या उनसे कह रही है कि भाई आप अपने रिसोर्सेज को खुद जनरेट करो, तो वहां भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे ही वहां फीस स्ट्रक्चर बढ़ता है तो प्राइवेट सेक्टर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो और भी बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें बनी है। तो जो नेशनलाइजेशन है वो क्या है, बेसिकली वो सोशलाइजेशन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है वो, और प्राइवेटाइजेशन पर्सनलाइजेशन है इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू है, कुछ लोगों तक है, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं कि 1% लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हेल्थ जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट कर रही है कुछ लोगों के बीच में। अब इसको यदि आगे थोड़े से इम्पैक्ट्स पर चर्चा करें हम लोग कि किस तरह का जो प्रभाव है वो प्रभाव आने वाला है प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो एंटायर मूवमेंट यदि हम देखें और यहाँ भी देखें तो वो एंटायर मूवमेंट हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज का है वो एजुकेटेड एंड एम्प्लॉइज क्लास द्वारा
रंग मूवमेंट है, एजुकेटेड और एम्प्लॉइज क्लास। और हमारा एजुकेटेड और एम्प्लॉइज क्लास जो बना है वो बना है हमारा नेशनलाइज्ड एसेट से, प्राइवेटाइज्ड एसेट से नहीं बना है, नेशनलाइज्ड एसेट से बना है। तो इसका मतलब ये है कि यदि सिस्टम नेशनलाइज्ड है तो हम पर, हमारे बच्चों पर और हमारी सोसाइटी पर उसका हाईली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यदि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम पर, हमारी फैमिली पर और हमारी एंटायर सोसाइटी पर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे प्राइवेट सेक्टर कहता है नो टू रिजर्वेशंस, कोई रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में वो इंट्रोड्यूस नहीं करता, ना हमारी डिमांड है ना गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ है। और जिस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ होता चला जा रहा है। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओपन हुए उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं और फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई। जैसे MIT लॉ यूनिवर्सिटी को यदि आप देखें तो उसकी जो फीस है वो फीस जो है तकरीबन 8 लाख के आसपास है। अब LLB के लिए कौन, हमारी सोसाइटी से ऐसे लोग हैं जो 8 लाख रुपया में फीस देकर LLB करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इतनी इनकम ही नहीं है। पैसा होगा तो कर देंगे, लेकिन यदि पैसा ही नहीं है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक है। और वो इम्पैक्ट इस तरीके से है कि 3 चीज जो है बहुत ही बेसिक चीज मानी जाती है। पहली चीज कि जो आजीविका के साधन हैं वो आपको किस तरीके से मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो स्थिति है वो स्थिति भारत में बड़ी दुर्दशापूर्ण है, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में है। वो कैसे पैथेटिक सिचुएशन में है कि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमारे पास हाईली स्किल्ड एजुकेटेड यूथ है, उनकी कमी है, हमारे पास जॉब्स हैं, लेकिन पीपल्स आर नॉट एबल टू गेट दीज जॉब्स। गवर्नमेंट का परसेप्शन ये है। और जो यूथ है वो कहता है वी एक्वायर्ड स्किल्स एंड प्रोफेशनल डिग्रीज देन वी आर एलिजिबल। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर कायम है। क्यों कायम है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि जैसे ही हम पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथ करते हैं तो जो रूलिंग क्लास है वो भी फिर वर्किंग क्लास का हिस्सा बनती है या सर्विस क्लास का हिस्सा बनती है। और जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स थे, एक दिन चमार, धोबी, खटीक, पासी, पालाकार, जितने भी लोग थे, ये क्या बनेंगे? ये रूलिंग क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मैं जैसे लाइक मी एट द एज ऑफ 40 I became professor, head of the department, and now I am dean. Now I am in the decision making. सारी चीजें मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? जो एक दिन सर्विस क्लास था, सर्विस क्लास से निकलकर मैं क्या हो गया? रूलिंग क्लास बन गया। और जो रूलिंग क्लास था आज का, वो क्या है? आज वो मेरे अंडर में काम कर रहा है, वो सर्विस क्लास बन गया। तो ये जो सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है पब्लिक सिस्टम से, वो ट्रांसफॉर्मेशन को जो रोकने के लिए कॉन्स्पिरेसी है वो प्राइवेटाइजेशन है। और वो कैसे पता चलता है? अभी गवर्नमेंट एक फर्म कंपनी को बेचने का प्लान कर रही है। उस कंपनी की जो कंपनी को जो बेचने का प्लान कर रही है वो है तकरीबन 65,000 करोड़ में बेचने का प्लान कर रही है। और जानते हैं वो कंपनी कितना टैक्स दे रही है सरकार को एनुअली? तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो कितना उसका एसेट वैल्यू होगा और सरकार जल्दी में कितने कम दाम पर उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचती चली जा रही है। क्यों बेचती चली जा रही है? क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो रूलिंग क्लास के बैठे हैं
और वो रूलिंग क्लास का कैरेक्टर है कि इस वेल्थ को और जो रिसोर्सेस हैं इन पब्लिक रिसोर्सेस का पर्सनलाइजेशन करें, प्राइवेटाइजेशन करें। पहली चीज एम्प्लॉयमेंट मैंने कहा था, और एम्प्लॉयमेंट से दूसरी चीज निकलकर आती है एजुकेशन और हेल्थ। आपका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उसी तरह की आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन होगी और उसी तरह से आप लेवल ऑफ हेल्थ को एक्वायर करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब हम 1950 में थे और हम गरीब थे, देश में बहुत धन नहीं था, तो सरकार क्या क्या कर रही थी? बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बना रही थी, उनके साथ हॉस्पिटल्स रन कर रही थी। और उन हॉस्पिटल्स से आप लोगों को ध्यान होगा कि ना केवल डॉक्टर उपलब्ध होता था आपको देखने के लिए, बल्कि डॉक्टर देखने के बाद 100% जो मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड करता था। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ कि उस रूलिंग क्लास, जो पॉलिटिक्स में रूलिंग क्लास था, उस रूलिंग क्लास ने कॉन्स्पिरेसी की। और कॉन्स्पिरेसी किस तरह से होती है? डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। जैसे दिल्ली में अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स बनने शुरू हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, और इन लोगों ने जो अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एफिडेविट दिया था कि आप यदि हमें सब्सिडाइज लैंड देते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हो तो बदले में हम 25% जो गरीब लोग हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे, अपने जो बेड्स हैं उनके लिए ओपन रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक बार ये हॉस्पिटल्स रन करना शुरू कर दिए, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कहा कि भाई हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो रूलिंग क्लास जो यहाँ की है, जो अपर कास्ट है, सोशली इकोनॉमिकली जो एम्पावर्ड पीपल्स है, उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, उनको हम उपलब्ध कराते हैं हेल्थ फैसिलिटीज को। यदि गरीब और कमजोर और लाचार लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आएंगे तो वो लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आना बंद कर देंगे। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, सरकार को हम, जो सरकार ने सब्सिडाइज्ड लैंड दी थी, सरकार चाहे तो उसका उस समय की जो मार्केट वैल्यू है वो पैसा हमसे ले सकती है। तो आप देखिए कि इस तरीके का जो काम है वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स थे वो कर रहे थे। और दूसरी चीज ये थी, हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह का जो काम है वो काम कर रहे थे। अब एक चीज और क्या हुई कि जो भारत में प्राइवेटाइजेशन डेवलप हो रहा है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है? ऐसे नहीं डेवलप हो रहा कि वो अपनी मेरिट के बेसिस पर डेवलप हो रहा है, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर में बैठी हुई रूलिंग क्लास है वो पब्लिक सेक्टर को षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या कर रही है? बर्बाद कर रही है। और जब ये बर्बाद होता है तो एक पब्लिक डोमेन में एक मेंटालिटी डेवलप होती है कि गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता है। कहाँ काम होता है? प्राइवेट में काम होता है। और हम लोग कन्विंस हो जाते हैं और हम पब्लिक सेक्टर से डाइवर्ट हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। कॉन्स्पिरेसी किसकी होती है? रूलिंग क्लास की होती है। कॉन्स्पिरेसी रूलिंग क्लास की होती है। जैसे जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ एजुकेशन का, तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में जो SC/ST के जो एम्प्लॉइज फेडरेशन थे, लाइक बानसेफ का, उसने आवाज उठानी शुरू करी कि भाई ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, बैकवर्ड क्लासेस है। और SC/ST के बहुत सारे जो एसोसिएशंस थे उन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपा। अब सरकार ने प्लान कराया कि भाई प्राइवेटाइजेशन करना है, लेकिन उधर से थ्रेट्स आ रही है सोसाइटी की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी की, उसने कहा कि भाई जो SC/ST की फीस होगी उसको हम रीइंबर्स करेंगे, मतलब सरकार देगी उसको। तो हुआ क्या उसमें, जब ऐसे रीइंबर्स किया तो SC/ST के जो एसोसिएशंस या SC/ST के जो वॉइस थी जो आ रही थी अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन के, वो एकदम शांत हो गई। क्यों शांत हो गई?
अरे भाई ठीक है, प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है तो कर ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे बच्चों की जो फीस है वो फीस तो सरकार ही दे रही है। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जो है स्ट्रेंथन्ड होना शुरू हो गया, मजबूत होना शुरू हो गया। और जब ये काम मजबूत हो गया तो उसी प्राइवेट ने कहा कि भाई फीस को पहले जमा करो। जो 0 फीस पर एडमिशन होता था उसने कहा फीस को पहले जमा करो। फिर लोगों ने सरकार को लिखना शुरू किया। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि भाई हमारी जो ट्रेजरी है वो बहुत पुअर कंडीशंस में है और अब हम पैसा नहीं दे सकते, जो बेनिफिशियरी ऑफ एजुकेशन है वही पैसा देगा। और इस बार यूपी गवर्नमेंट ने ये जो जियो है ये जियो ला दिया कि अब हम कोई फीस नहीं देने वाले हैं, जिसको एजुकेशन लेनी है वही फीस देगा। अब देखिए हम कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए और उस कॉन्स्पिरेसी का शिकार होने के बाद आज स्थिति क्या बन गई कि अब हम जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में मूवमेंट चला रहे थे उस मूवमेंट को हमने 30 साल और आगे चले गए। प्राइवेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो गया और हमारी जो वॉइस है वो वॉइस थमती चली गई। दूसरी चीज क्या हुई, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ। इससे पहले मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और सीईसी के कुछ लोग थे हमारे साथ, स्टूडेंट्स जो काम कर रहे थे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जो बहुत अच्छे कैडर थे, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, तो मैंने कहा कि भाई तुम लोगों को आने वाले दिन में एमएनटी पर अपना जो व्यू पॉइंट है उसको रखना है। वो पता है क्या बोला, सर हम नहीं कर सकते, नाउ वी आर सर्विंग टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को पता चल गया तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने पर ये कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि आपकी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स है कि आप उसमें पूरी तरीके से फ्री हैं। लेकिन एक बार आप प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बनते हैं तो वो क्या करती है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है और आपकी जो फ्रीडम है उन फ्रीडम्स को कर्टेल करती चली जाती है। या हम सब जितने लोग बैठे हैं, क्या एक भी कोई प्राइवेट सेक्टर से है? एक भी कोई प्राइवेट सेक्टर से है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना डरा हुआ है कि यदि हम यहाँ आए तो आने पर हमें किक आउट कर दिया जाएगा, कोई बचेगा तो जो एजुकेटेड और एम्प्लॉइज क्लास जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विजुअलाइज कर रहे थे कि वो सोसाइटी को लीड करेगा, इकोनॉमी को लीड करेगा, वो क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल जो आवश्यकताएं हैं केवल उन तक अपने आप को सीमित करता रह गया है। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है और आने वाले दिनों में जब आप देखें कि आज से जो 40 साल पहले हमारा जो बानसेफ का ऑर्गेनाइजेशन था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। क्यों स्ट्रॉन्ग था? क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज थे पब्लिक सेक्टर में वो बहुत बड़े लेवल पर थे, उनको किसी तरह की थ्रेट नहीं थी और वो खुलकर पूरे तरीके से जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी सोसाइटी की उनमें हिस्सेदारी करते थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, हमारे जो एजुकेटेड और एम्प्लॉइज सोसाइटी है वो इंटरेस्ट ऑफ द मूल निवासी बहुजन से काटती चली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी जो थ्रेट है वो थ्रेट बनती चली जा रही है, जिस चीज को आप लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अब सैलरीज कैसे चीजें होती हैं और प्राइवेटाइजेशन कैसे आता है। जैसे आप देखिए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज के लिए जाते हैं और वो बहुत सारा डेटा कलेक्शन करके लाते हैं और एनालाइज करते हैं और शेयर करते हैं। और मैं बीएड एमएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो एमएड के स्टूडेंट्स को मैं फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज के लिए भेजता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स आके बड़े फनी एग्जांपल्स शेयर करते हैं कि सर आज हम उस स्कूल में गए, उस स्कूल में जो प्रिंसिपल था उसकी जो सैलरी थी वो 1800 रुपीज थी। प्रिंसिपल की जो सैलरी थी वो 1800 रुपीज थी। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर में क्या होता कि उसकी सैलरी कम से कम तकरीबन 70,000 के आसपास होती।
स्कूल लेवल का भी, यदि वो प्रिंसिपल होता तो। लेकिन सर जो प्योन है उसकी जो सैलरी है वो 2000 रुपीज है। मतलब प्योन आर गेटिंग मोर सैलरी देन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जो प्योन है वो मैनेजर के कॉन्फिडेंस में है ज्यादा, और जो दूसरा है प्रिंसिपल है वो उतना कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसलिए उसकी सैलरी कम है। और जो प्रिंसिपल प्योन है उस प्योन की जो सैलरी है वो सैलरी अधिक है। तो ये चीजें हम लोगों को देखना चाहिए। उसके बाद जब पब्लिक सेक्टर होता है तो वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पर काम करता है। सोशल सिक्योरिटी मेजर, सामाजिक सुरक्षा के जो नियम होते हैं उन पर काम करता है। जैसे धम्मी साहब जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या दहीवंदे साहब जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो केवल धम्मी साहब या दहीवंदे जी के लिए सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि इनके पूरे परिवार, माता पिता और बच्चों का भी सुरक्षा कवच है। यदि उनकी तबीयत खराब है तो वो हेल्थ बेनिफिट्स उनके लिए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी उनका जो इलाज है वो इलाज निःशुल्क होगा, या होगा तो उसका जो मनी है, पैसा है, वो रिइंबर्स हो जाएगा। दूसरी चीज कि खाली यही नहीं बल्कि देश भ्रमण की जो सुविधाएं है वो भी पूरे परिवार को देता है ना, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पर ऑपरेट करता है। बदले में क्या देता है? सीएल देता है, ईएल देता है, मेडिकल लीव देता है। आप बीमार हो गए तो भी वो काम करता है। तीसरी चीज क्या करता है? कोई इंसिडेंस हुई और इंसिडेंस में आपकी सडन डेथ हो गई तो कंपनसेटरी ग्राउंड्स पर आपके फैमिली के एक मेंबर को क्या देता है? फिर से एम्प्लॉयमेंट देता है, जिससे कि वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को कुछ हद तक कंपनसेट किया जा सके और वो फैमिली सरवाइव कर सके। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा करता है क्या? कुछ नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर इस तरह का कोई भी जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है वो सोशल सिक्योरिटी मेजर पर काम नहीं करता है। इसी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या करता है? अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। जैसे हमने कहा कि भारत के संविधान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यदि एक लाइन में हम समझने की कोशिश करें तो वो है टू मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन इनइक्वालिटीज ऑफ द सोसाइटी। ये जो समाज है उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषमताएं हैं, मतलब जितनी भी विषमताएं हैं उन विषमताओं को मिनिमाइज करना भारत के संविधान का एक उद्देश्य है। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन है वो उल्टे ऑपरेट करता है। इन्हीं जो इनइक्वालिटीज है वो इन इनइक्वालिटीज को मैक्सिमाइज करता है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे थे और यदि एक ही डिपार्टमेंट में यदि डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है और उसी डिपार्टमेंट का यदि कोई पियोन है तो वो एक समय एक ही डॉक्टर से इलाज कराते थे। लेकिन आज क्या है कि जो जितना वंचित है वो उतने ही पैथेटिक सिचुएशंस में जो हॉस्पिटल्स पब्लिक सेक्टर के ऑपरेट कर रहे हैं वहां वो जाएगा, और जितना सोशली इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है उसके लिए 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं जब प्राइवेटाइजेशन में बात अपने स्टूडेंट्स की करता हूं तो मैं कहता हूं कि होटल्स, 5 स्टार होटल्स और 5 स्टार हॉस्पिटल्स में केवल एक ही डिफरेंस होता है, मेन्यू भी सेम होता है, रूम्स भी सेम होते हैं। बस एक अंतर होता है कि वहां बेड पर, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां बेड पर केवल एक पेशेंट पड़ा होता है, बाकी सारी जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं होटल्स वाली होती हैं। आप कभी भी बड़े हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे और उसका कैफेटेरिया देखेंगे तो उसका कैफेटेरिया का जो मेन्यू है वो मेन्यू सेम होगा जो मार्केट में कैफेटेरिया है वो ऑपरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से कर रहा है और किस तरीके से जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के जो हमारे जो
इस चीज को हमें देखना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास है, और हम किस चीज से जूझ रहे हैं अभी तक? हम जूझ रहे हैं कि हम रूलिंग क्लास बनना चाहते हैं, हम रूलिंग क्लास बनना चाहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी रूलिंग क्लास है वो क्या हमें आसानी से रूलिंग क्लास बनने देगा? नहीं बनने देगा। और वो रूलिंग क्लास हम ना बने इसीलिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है वो प्राइवेटाइजेशन की, इसीलिए वो कर रहा है। तो वहां क्या हो रहा है कि जो टॉप पर रूलिंग क्लास है, और वो रूलिंग क्लास कहां है? वो है लेजिस्लेटिव में, वो है एग्जीक्यूटिव में, और वो है जुडिशियरी में। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, तीनों में नेता टॉप पर रूलिंग क्लास का है हमारा नेता। फ्यू एग्जांपल्स है। उसके बाद जो कार्यपालिका है, पीएमओ के सचिवालय में जितने जो सचिव बैठे हैं वो रूलिंग क्लास के हैं, अपर कास्ट के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जितने बैठे हैं वो अपर कास्ट के हैं। एमएचआरडी में अधिकांश लोग जो नीतियां बना रहे हैं शिक्षा की वो अपर कास्ट के हैं। आर्थिक नीतियां जो बना रहे हैं वो अपर कास्ट के हैं। हमारे एकाध तो लोग हो सकते हैं और उनकी उस समय कोई जो आवाज है वो आवाज नहीं होती। तो वो जो नीतियां बनाते हैं वो किसके फेवर में बनाते हैं? अपनी रूलिंग क्लास के फेवर में बनाते हैं। और यहाँ एक अलायंस बनता है। अलायंस कौन सा बनता है? वो बनता है जुडिशियरी का, वो बनता है लेजिस्लेटिव का, और वो बनता है ब्यूरोक्रेसी का। इन तीनों का एक गठजोड़ होता है, और वो गठजोड़ क्या करता है? वो इन द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बात करता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास बात करता है, और पब्लिक सेक्टर को वो खत्म करने पर लगभग तुला हुआ है। आप देखिए कि आपने यदि कोई पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप किया तो पॉलिटिकल वॉइस जैसे ही आपने बनेगी और आपके इंटरेस्ट में यदि कोई नीति बनेगी तो क्या होता है? जो जुडिशियरी है वो हमेशा जो निर्णय देती है वो आपके अगेंस्ट में देती है। क्यों देती है? वो इसलिए देती है क्योंकि जुडिशियरी अपनी जो रूलिंग क्लास है वो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और कोई भी चीज है जो है वो हम जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं वो हम करते हैं। जैसे मैंने जब बोर्ड ऑफ स्टडीज में अपने सिलेबस को रिव्यू किया तो मैंने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, और एमएड लेवल पे जो प्रोग्राम है हमारा 24 डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है, 24 कॉलेजेस में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्यूज में डाला, और मैंने डॉक्टर अंबेडकर का एलिनेशन ऑफ कास्ट डाला, छत्रपति शाहू महाराज का आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट डाला, उसी में मैंने जो है ज्योतिबा फुले को ने जो हंटर कमीशन को जो मेमोरेंडम दिया था वो भी मैंने डाला। तो जैसे ही हम उसका हिस्सा बनते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भी अपनी जो क्लास है उस क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने पर आ जाते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है। तो हम जैसा कर रहे हैं, जबकि हम तो अभी रूलिंग क्लास नहीं है, लेकिन वो रूलिंग क्लास है तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव से करना पड़े, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से करना पड़े, और फाइनली चाहे वो जुडिशियरी से करना पड़े। आर्गुमेंट्स क्या होने चाहिए नेशनलाइजेशन के लिए, क्यों हमें नेशनलाइजेशन करना चाहिए, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। और मैं 5 से 7 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, जिससे कि आगे के जो सेशन हो उन सेशन को शुरू कर सकें। तो पहली चीज जो है वो ये है कि भाई जो नेचुरल मोनोपोलीज होती है, कुछ नेचुरल मोनोपोलीज, और जो नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं जिस पर एकाधिकार होता है एक का, उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो बहुत हायर होती है। और ये खाली हमने नहीं करे, बल्कि यूके ने भी 1950s के आसपास अपने बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर था उसको नेशनलाइज किया। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उस फिक्स्ड कॉस्ट को कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी बियर करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे यदि हमें हैदराबाद के पूरे शहर में वाटर सप्लाई करनी है
और वाटर सप्लाई को यदि आज की डेट में कहें कि साहब रिलायंस ही पूरे हैदराबाद में वाटर सप्लाई करेगा, तो वाटर सप्लाई तो कर देगा, लेकिन वो करेगा क्या? फिर उसकी मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, और उस एकाधिकार के बाद वो क्या करेगा? भाई ठीक है, वो तो चला जाएगा, बाहर बिस्लरी का जो पानी है वो 15 रुपया लीटर मिलता है, हम आपसे 15 रुपया लीटर नहीं, लेकिन हम 2 रुपया लीटर आपसे चार्ज करेंगे। महीने में आप नहाओगे तो 2 रुपया लीटर, वॉशरूम जाओगे तो 2 रुपया लीटर, पियोगे तो फिर 2 रुपया लीटर। कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? गवर्नमेंट बदले में क्या करती है? वाटर टैक्स। गवर्नमेंट कहती है, जब अरविंद केजरीवाल ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया दिल्ली में, तो उसने कहा हम 20,000 लीटर 20,000 लीटर कि हम 20,000 लीटर पानी जो है फ्री देंगे, जबकि वो पानी के रोड पे बहुत ही सब्सिडाइज पैसा जो जल निगम है, दिल्ली जल निगम, वो वसूलता। लेकिन यदि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाती है तो वो क्या करता है? वो बहुत हायर प्राइस चार्ज करता है। जैसे आप देखिए, उसी पानी को थोड़ा सा ट्रीटमेंट और पैकेजिंग कर दी तो जो पानी ऐसे ही मिल रहा था उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी हो गई? 15 रुपया 20 रुपया हो गई, 20 रुपया ही मिलती है वो बोतल। तो 20 रुपया लीटर जो पानी है वो पानी पहुंच गया, जैसे ही वो जो मोनोपोलीज है वो मोनोपोलीज स्ट्रॉन्ग होती है। अब पब्लिक सेक्टर में यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के भी कानून की पढ़ाई को आप देखें तो उसकी फीस कुछ 1000 रुपया है, लेकिन अमेठी यूनिवर्सिटी यदि उसकी फीस तय करती है अपने यहाँ तो वो फौरन लाखों में चली जाती है, लाखों में चली जाती है। और वो पब्लिक के लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए होती है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह की जो मोनोपोलीज है उन मोनोपोलीज को इस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। तो पहली चीज ये है कि सरकार जो पब्लिक सिस्टम है वो सिस्टम नेचुरल मोनोपोलीज को डेवलप करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। आप सोच के देखिए, सरकार तो आज रेलवे को बेचने पर आ गई है, लेकिन रेलवे के स्ट्रक्चर को फैलाने में कितना टाइम लगा और कितनी कॉस्ट बियर की सरकार ने, और कितने सब्सिडाइज रेट पर वो पहुंचा रही थी। लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ एस्टैब्लिश सरकार ने की, सरकार भी बेच देना चाहती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर किस लेवल के जो रेट है वो रेट को बढ़ाती है। आज तो जब टिकट ट्रेवल एयर से टिकट ट्रेवल करो तो एयर इंडिया की फ्लाइट्स नहीं देखती हो। मुझे किसी ऑफिशियल काम से यहीं से फिर से विशाखापट्टनम पहुंचना है, और ऑफिशियल काम के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स ही चाहिए, और एयर इंडिया की फ्लाइट्स जहां मुझे केवल 2 घंटे की फ्लाइट है वहां मुझे एक फ्लाइट 21 आवर्स दिखा रही है और एक फ्लाइट 10 आवर्स दिखा रही है। एयर इंडिया पूरी तरीके से गायब हो गया है। एयर इंडिया कोरोना काल में जो बाहर में विदेश में फंसे हुए लोग हैं उनके लाने के लिए चली, आज आपको दिखाई देगा तो केवल इंडिगो दिखाई देता है जो बड़े पैमाने पर पूरी तरीके से जो प्राइवेटाइज है वो प्राइवेटाइज हो चुका है। तो ये एक स्थिति है कि नेचुरल मोनोपोलीज जो होती है, जो सरकार बनाती है, पब्लिक सेक्टर बनाता है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होता है, आम जनता के लिए होता है। और वो मोनोपोलीज जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप करता है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, कि जो शेयर होल्डर अंशधारक हैं उनके प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं बहुत सारी, लेकिन वो रेगुलेशंस इतनी वीक होती है या इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होती कि उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए पब्लिक के लिए वो भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है कि भाई जैसे इसी में यदि हम देखेंगे बीएसएनएल ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, बीएसएनएल ने, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर को आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी में बताऊं कि आज भी मैं बीएसएनएल का जो फोन है वो उसको रखता हूं और महीने में कोई कॉल भी नहीं करता, तो महीने पे बिल देता हूं तो मैं बीएसएनएल के कभी कभी जब मैं ठीक कराता हूं तो एसडीओ वगैरह से बात होती है तो मैं उससे कहता हूं कि भाई ये मेरा सपोर्ट है,
बीएसएनएल को। तो वो उसने एक दिन बताया, सम तिवारी था अकाउंट ऑफिसर, उसने बताया सर आपको पता है हमको कैसे बर्बाद किया गया है? मैं बताइए। कह रहे थे सर 4G इंट्रोड्यूस किया गया तो सारी कंपनी उस 4G के कंपटीशन में कम्पीट कर सकती थी, लेकिन सरकार ने हमसे कहा कि बीएसएनएल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि हमने कहा कि हमें पार्टिसिपेट करने दीजिए, जैसे ओपन कंपटीशन में दूसरी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे ही हम करने को तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं बीएसएनएल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलायंस जैसी कंपनीज को कहा इनको पूरे 1 साल तक कोई जीएसटी नहीं देनी होगी। तब उसने फ्री करा, और बाद में आप देखिए कि किस तरीके से उसने जो पैकेजेस है वो पैकेजेस रिव्यू किए हैं, अपसाइड अपना जो बेनिफिट है उस बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया, और गवर्नमेंट को उसने शुरुआती दिनों में कोई भी जीएसटी नहीं दिया, और सरकार ने बीएसएनएल को खत्म करने के लिए क्या किया कि उसके हाथ पैर बांध दिए कि आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे। और बदले में क्या कहा गया? बदले में मीडिया जो है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो हमारे मन को बनाने का काम करती है, जो हमारी ओपिनियन को बनाने का काम करती है, उसने ओपिनियन बनाई कि बीएसएनएल का मतलब है भाई साहब नहीं लगेगा, भाई साहब नहीं लगेगा, ओपिनियन बनाई। और बदले में क्या हुआ, बड़ी तेजी से लोगों ने बीएसएनएल के जो मोबाइल्स थे उनको स्विच ओवर कर दिया रिलायंस की तरफ, और उसके बाद जो स्थिति है वो हमारे सामने। एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि पब्लिक सेक्टर हमेशा जो ऑपरेट करता है वो वेलफेयर इश्यूज पर करता है, कि जो कल्याणकारी कारक है या कल्याणकारी स्कीम्स है उन पर ऑपरेट करता है। उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही गोल नहीं होता। हमें पता है कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, और स्टूडेंट से बहुत नॉमिनल फीस ली जाती है। आपको पता है जेएनयू को क्यों बर्बाद किया गवर्नमेंट ने? जेएनयू को बर्बाद करने के पीछे वो बिल्कुल कारण नहीं थे जो मीडिया ने आपके सामने रखे, बल्कि जेएनयू की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, एडमिशन पॉलिसी थी जिसको हम कहें, वो एडमिशन पॉलिसी इस तरह की थी कि वहां मोर देन 70% जो स्टूडेंट्स थे वो SC, ST, OBC और फीमेल्स थे। मोर देन 70% क्यों थे? क्योंकि उसने SC, ST, OBC को तो जैसे देता ही देता है एडमिशन, उसका एक क्राइटेरिया था कि यदि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से भी आप आते हैं तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे एडमिशन में। जैसे फोर्ड फाउंडेशन एक समय फेलोशिप देता था तो वो प्रायोरिटी का एक पॉइंट बनाता था कि जिनके माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, उन बच्चों को हम सबसे प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। उसके बाद जिन्होंने अपनी एजुकेशन सारी सरकारी स्कूल से और विश्वविद्यालयों से की है उसको प्राथमिकता देंगे। किसी के माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, या जो बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं उनको भी हम फिट नहीं बैठते। इस तरीके से वो दूसरा एस्पेक्ट है। तो हमेशा जो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर इश्यूज है, उन पर पब्लिक सेक्टर काम करता है, और प्राइवेट सेक्टर जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट पर काम करता है। आप लोगों को पता है कि गोरखपुर में जब मैं पोस्टिंग था इससे पहले, तो एक केस आया हॉस्पिटल का। वो केस ये था कि एक लेडी जो है डिलीवरी हुई उसकी, और उसके बाद जब उसको पूछा पोस्ट डिलीवरी उसने बात की, तो लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था और सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा हुआ। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, मुझे तो सिजेरियन हुआ ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बोले नहीं नहीं भाई, डॉक्टर ने तुम्हारा ऑपरेशन किया है और वो सिजेरियन वो बच्चा हुआ है। बोले नहीं, वो एकदम लड़ने को तैयार, उसने हंगामा कर दिया। जब हंगामा कर दिया तो उस साइड में भी कुछ डॉक्टर थे, तो उन डॉक्टर्स ने जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे बात की, भाई बात बता दो, पंगा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि साहब डिलीवरी नॉर्मल थी,
हम लोगों ने अपर स्क्रीन में एक कट लगाया, उसको स्क्रीज कर दिया टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसी तरीके से काम करता है। जैसे अमित कुमार किडनी किंग, डॉक्टर अमित कुमार किडनी किंग, एक केस हुआ था आज से 12-13 साल पहले। दिल्ली का एक डॉक्टर था अमित कुमार, बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट था। मेरे ख्याल से किडनी वाले डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट ही कहते हैं, बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट था। लेकिन होता क्या था कि लोग दूसरा इलाज कराने जाते थे और वो लोगों की दूसरी एक किडनी निकालकर जो दूसरे जरूरतमंद लोग होते थे उनको लगा देते थे। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो ऑपरेट करता है, ये करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, और वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट जो होता है वो अनएथिकल और एथिकल किसी भी तरीके से हो उस तरीके से करने की तरफ वो बढ़ता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनको वो प्रभावित करता है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी ट्रेड यूनियंस ऑपरेट नहीं कर पाती, पब्लिक सेक्टर में आपकी ट्रेड यूनियंस होती है। आपका जो नेता है वो सीना चौड़ा करके कहता है साहब हमारी SC/ST का जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ा है, वो नहीं बढ़ा है, इसलिए वो बढ़ना चाहिए। वो कहता है सिलेक्शन कमेटी में हमारा SC/ST का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हमारा OBC का जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और अब तो कहा है कि यदि फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी में एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भैया मालिक जैसा तय करेंगे वैसा आपको तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। ये कुछ जो एस्पेक्ट्स थे इनको मैं शेयर कर रहा था। अब इसके यदि वे आउट निकालने की कोशिश करें कि किस तरह से हम हमारी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, यही एक इकलौता सॉल्यूशन बचता है, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तीनों स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। यदि आप विधायक और MP बन भी गए, संसद में बैठ भी गए, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में यदि आपकी हिस्सेदारी नहीं है, यदि PMO के सचिवालय में आपके लोग नहीं हैं, यदि प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में आपके लोग नहीं हैं, यदि CM सेक्रेटरीट में आपके लोग नहीं हैं, तो कोई भी पॉलिसी आप नेताजी बन गए तो भी इम्प्लीमेंट ना बनेगी भी नहीं और इम्प्लीमेंट भी नहीं होगी। दूसरी चीज, यदि हायर जुडिशरी में भी आपका रिप्रेजेंटेशन यदि नहीं होता है, यदि नहीं मिलता है, तो पॉलिटिकल राइट्स के माध्यम से यदि किसी कानून को आपने अपने फेवर में बनवा भी लिया तो भी हायर जुडिशरी आपके अगेंस्ट में, मतलब पॉलिटिकल राइट्स को आप ले लोगे पॉलिटिक्स के माध्यम से, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आएंगे हायर जुडिशरी दूसरे हाथ से आपके उन राइट्स को छीन लेंगे। रिजर्वेशन पॉलिसीज के मामले में यदि आप देखें तो जो संसद का एटीट्यूड है, जो कि सांसदों को वोट देने जा रहा होता है, संसद का जो एटीट्यूड है वो प्रो रिजर्वेशन है, लेकिन जो जुडिशियरी है वो जुडिशियरी टोटली एंटी रिजर्वेशन है। और मंडल कमीशन के तकरीबन 27-28 साल बाद भी जो OBCs हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन मेनली 13% के आसपास है। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया की हम एडिटोरियल जो है उस एडिटोरियल के हिसाब से देखें तो 13% हो। और आपको पता है EWS रिजर्वेशन अभी इंट्रोड्यूस हुआ और जहां जहां भी आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे उन एडवर्टीजमेंट में टोटल EWS की जो पोस्ट है वो हुई है। उनके अचीवमेंट जो है एंट्रेंस एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्होंने परीक्षा दी, उसमें उनका जो कट ऑफ है वो SC/ST से भी नीचे है, लेकिन SC/ST को अभी भी NFS किया जाता है, लेकिन EWS की किसी भी पोस्ट पर NFS जैसी चीजें नहीं की गई है। इसलिए आपको अपना जो एजेंडा है वो एजेंडा सेट करना पड़ेगा कि यदि आज 822 सांसद होनी चाहिए, ये आपको एजेंडा सेट करना पड़ेगा। आपको कैबिनेट जो है राज्यों की और केंद्रीय
उस सब में 50% हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग होने ही चाहिए। ये आपको क्या करना पड़ेगा। आज तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोई भी मिनिस्टर SC ST बैकग्राउंड से नहीं बना है, सब वही है। तो कैसे वो अपनी रूलिंग क्लास का जो इंटरेस्ट